नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान एक्शन में आ गया है, जंग की तैयारी कर ली है और उसी के बीच में गाजा के लिए यूएई मसीहा बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब अल्टीमेटम आने लगे हैं कि किस तरीके से 2025 में मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाएगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको डिटेल में और आसान भाषा में यही जानना है कि ट्रंप की शपथ से पहले क्यों एक्शन में है ईरान। दूसरा देखिए गाजा का मसीहा कैसे बना मुस्लिम देश यूएई। तीसरा देखिए ट्रंप की धमकी के बीच कितना बदल गया है मध्य पूर्व और 2025 में अभी और क्या हो सकता है। चौथा देखिए क्या है इजराइल का नया खतरनाक प्लान और पांचवा देखिए यमन की कसम से कितनी मचेगी तबाही। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका ऑफिशियल ताजपोशी है, शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले ईरान अभी एक्शन में है और ये कहा जा रहा है जंग की तैयारी कर रहा है और इसके सबूत है। कैसे? देखिए ईरान कर रहा है जंग की तैयारी। परमाणु प्लांट है जो उसके जितने भी साइट्स हैं उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पूरे देश में शुरू कर दी है मिलिट्री ड्रिल और इस मिलिट्री ड्रिल को नाम दिया है इख्तिदार। इसका मतलब होता है माइट और अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताती हूँ इसका मतलब होता है ग्रेट पावर, ग्रेट स्ट्रेंथ। तो ये इख्तिदार नाम से ये लोग मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर जंग होती है तो हम लोग तैयार रहें और सारे परमाणु साइट्स के आसपास सुरक्षा और ये मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही है। चाहे फिर वो एयरफोर्स हो, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशंस हो, मिलिट्री हो, आईआरजीसी हो, ये सब अभी हाल ही में नई तस्वीर सामने आई नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट की, जिसके पास में एक ड्रिल की गई। ये सेंट्रल ईरान में इलाका है और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी अपने शो में बताया था कि एक्सियोस की तरफ से ऑफिशियल सूत्रों से खबर आई थी कि भाई बाइडेन, जो कि इस वक्त राष्ट्रपति है अमेरिका के, भाई 20 जनवरी के बाद से तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे लेकिन अभी तो बाइडेन है, तो बाइडेन भी हमले का प्लान बना रहे थे। यानी उन्होंने अपने ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस किया था कि भाई अगर ईरान न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ता है, न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ता है, तो ऐसा कौन सा प्लान है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दें। और ये पूरा डिस्कशन बाइडेन अपने ऑफिशियल्स के साथ कर चुके हैं और मीडिया में खबर भी फैल गई, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। और देखिए इजराइल को भी भरोसा है कि अगर ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं तो वो लोग हमारी मदद करेंगे न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने के लिए ईरान की, अगर ईरान उनको बढ़ा देता है या न्यूक्लियर बम के करीब पहुंचता है। और आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी अपने शो में आपको बताया है कि ईरान के पास अभी कितनी कैपेसिटी है यूरेनियम की, 60%, और बम बनाने के लिए कितनी चाहिए होती है, 90%। और वो 90% यूरेनियम कैपेसिटी के लिए यानी प्योरिटी के तरफ बढ़ रहा है। ऐसे कई बार मैंने आपको रिपोर्ट्स बता दी है। और देखिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने भी बता दिया कि ट्रंप, देखिए माफ़ कीजिएगा, ईरान जो है वो इस राह पर निकल चुका है जो कि इरिवर्सिबल है। यानी अब ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता है। अब वो एक बार आगे बढ़ गया है, अब ये इरिवर्सिबल है, अब ईरान को रोका नहीं जा सकता है न्यूक्लियर बम बनाने से। ऐसा कहना है इमैनुअल मैक्रोन का, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ईरान ने जितनी भी खबर थी, फ्रांस के प्रेसिडेंट का ही दावा था, उससे उन्होंने इनकार कर दिया कि ये सब दावे झूठे हैं। लेकिन अब यूएस और इजराइल सोच रहे हैं कि अगर ईरान को रोका नहीं जा सकता तो उनके न्यूक्लियर साइट्स को हम तबाह कर देंगे, ऐसी प्लानिंग चल रही है। अब मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी दावे हैं, उनके स्क्रीनशॉट बता देती हूं ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि किस तरीके के पूरे सर्कुलेशन चल रहे हैं। IRNA ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, और आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अपनी जितनी भी मिलिट्री ड्रिल है उसका नाम है इख्तिदार 1403, और हमने सक्सेसफुली, यानी ईरान के डिफेंस सिस्टम ने, सुरक्षा कवच ने ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यानी हम उससे बच गए, क्योंकि भाई मिलिट्री ड्रिल है ना, तो उनको पता चलता है कि, और किया भी है तो कौन से, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है नेतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके आसपास इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम लगाया, मिलिट्री एक्सरसाइज की। और आप देख सकते हैं तस्वीर, आगे देखिए। ईरान आर्मी विल रिसीव 1000 न्यू स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स, यानी 1000 नए ड्रोन, स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स पाने वाली है ईरान आर्मी। देखिए किस तरीके से अपने हथियारों को बढ़ा रही है। इजरायली मीडिया एडमिट्स फेलियर ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान ऑयल इंडस्ट्री। दावा किया जा रहा है कि भाई इतने सैंक्शंस लगा दिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर, तेल की इंडस्ट्री पर, लेकिन फिर भी
ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है, जो ऑयल इंडस्ट्री है, वो बढ़ती ही रही, कम नहीं हुई। यानी जो उनका उसमें इकोनॉमिक फ़ायदा होना था वो होता ही रहा। आगे देखिए, खामनेई लिख रहे हैं अपने पोस्ट में कि हम लोगों से सवाल किया जाता है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएट क्यों नहीं कर लेते हो। तो खामनेई ये लिखते हैं कि किस तरीके से ईरान ने हमेशा से, जितनी भी ईरान की धरती है, हमेशा अमेरिका को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है। और तो और इन्होंने ये भी कहा है, खामनेई ने, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो कह रहे हैं कि जो इराक में इलीगल तरीके से अमेरिका घुस रहा है वो गलत है। आगे देखिए कि वी विल डिटरमाइन हाउ ट्रम्प विल एंगेज विद अस। जारिफ कौन है? ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद जावेद जारिफ, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रम्प का शासन आता है, 20 जनवरी के बाद ट्रम्प की सरकार आएगी, तो ईरान ये डिसाइड करेगा कि ट्रम्प के साथ कैसे डील करना है। वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे और हमारे हिसाब से बातें होंगी। आप देखिए, ईरान टू रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट स्ट्रांगली डिसाइसिवली। IRGC कमांडर ने कहा है कि कोई भी खतरा हो, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और देखिए, खतरा यही है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला और ऑयल इंडस्ट्री को बर्बाद करना, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। आगे देखिए, ईरान टू एक्सपेंड की न्यूक्लियर प्लांट। भाई दावे तो IRNA की तरफ से ये भी है कि उन्होंने कैसे हेड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, AEOI के जो हेड है मोहम्मद इस्लामी, वो कहते हैं कि हमने 2 एडिशनल यूनिट कंस्ट्रक्ट करने का सोचा है बुशेशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आगे पीछे। तो भाई इसलिए तो ये सारी खबरें हैं ना कि कैसे धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर बम बनाने के करीब ईरान बढ़ता जा रहा है और अपनी तैयारियां, अपनी प्रोग्रेस पूरी कर रखी है। आगे देखिए, ईरान रिजेक्ट्स बेसलेस क्लेम्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। पूरा मना कर दिया है कि जो मैक्रों कह रहे हैं कि हमने ऐसा प्रोग्रेस कर लिया जो इरिवर्सिबल है, तो ईरान ने इसको इनकार कर दिया है मानने से। और देखिए, ये बात कहना है डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है न्यूक्लियर टॉक्स करने के लिए। JCPOA यानी 2015 में आपको पता है कि जैसे ही ट्रम्प की सरकार आई थी, जब उनका पिछला बार वाला शासन था, भाई ओबामा के टाइम पे तो सैंक्शंस हटा दिए थे ईरान पे, और यही शर्त रखी गई थी कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब ट्रम्प आए, जब उनका पहला काल था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सैंक्शंस भी लगाएंगे और तुम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं आगे बढ़ाओगे। लेकिन अब ईरान ये चाह रहा है कि भैया हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे या न्यूक्लियर जो भी ये पूरा डील है उसको आगे बात करेंगे, लेकिन फिर तुम लोगों को सैंक्शन हटाना पड़ेगा, अमेरिका को सैंक्शन हटाना पड़ेगा। और ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं, भैया हमारी तो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है, हम तो दोनों चीज़ें नहीं करेंगे। फिर ईरान कहता है अगर तुम लोग मैक्सिमम प्रेशर लगाओगे तो हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, फिर हम भी दिखा देंगे। खैर, ट्रम्प्स रिटर्न क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू रिमूव ईरान थ्रेट। ये ब्लू रिबन कमेटी है और इजराइल में पूरी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उनको लगता है जैसे ही ट्रम्प आएंगे, ईरान का खतरा इजराइल से यूं चला जाएगा। पता नहीं ऐसा कौन सा धमाका होने वाला है। ईरान स्टेप्स अप एयर डिफेंस ड्रिल्स नियर की न्यूक्लियर साइट एमिड इजरायली US थ्रेट्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर, कि कैसे US और इजराइल के धमकियों के बीच ईरान ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से बढ़ा दी है। और रिपोर्ट भी देख लीजिए जिसका मैं दावा कर रही थी, इजराइल थिंक्स ट्रम्प विल बैक IDF स्ट्राइक ऑन ईरान। यानी अगर इजराइल सोचता है कि न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना है ईरान की, तो ट्रम्प उसका साथ देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि US ही हमला कर दे। तो ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स मीडिया में हैं। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा कि किस तरीके से गाजा के लिए मसीहा बन गया है मुस्लिम मुल्क UAE। मैं आपको बता दूं, UAE ने कहा है कि भाई गाजा का जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी खंडर बन चुका है, तो अब इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ये जो इतना तबाही मची है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो UAE उसके लिए तैयार है। UAE जितना भी उसमें खर्चा होगा, जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे, तो UAE तैयार है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या हैं? आप देख सकते हैं कि पहले भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये कहा था कि भाई हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से। और देखिए, UAE ने कितनी बार मदद भी भिजवाई और अभी भी भिजवा रहा है गाजा में, ह्यूमैनिटेरियन एड। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी अगर रीबिल्ड गाजा को करता है UAE, तो इसमें भी कुछ शर्तें हैं। और क्या शर्तें हैं मैं आपको आगे बताती हूं। और देखिए किस तरीके से इसमें CNN वर्ल्ड की रिपोर्ट है, साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इन्विटेशन मिलना चाहिए न्यू क्रेडिबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनी अथॉरिटी की तरफ से। दूसरा, ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होनी चाहिए, उस पर बात क्लियर हो जानी चाहिए। और US की भी क्लियर लीडरशिप होनी चाहिए। इजराइल भी इस पे, देखिए कहीं ना कहीं इजराइल का भी रोल इसमें आ जाता है, US का भी रोल इसमें आ जाता है। और तो और मैं आपको बता दूं, इजराइल पहले ही कह चुका है कि ये जो भी वेस्ट बैंक में PA बना हुआ है, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी हुई है, हम उसको नहीं मानेंगे।
तो अगर ये सब नहीं होता है तो यूएई कैसे अपना काम आगे बढ़ा पाएगा? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यूएई ने पूरी अपनी क्षमता, पूरे अपना इरादा बता दिया है कि भाई गाज़ा के लिए काम करने के लिए तैयार है। अब तीसरा देखिए, ट्रंप की धमकी के बीच कितना बदल गया है मध्य पूर्व। मैं आपको बता दूं, सीरिया में जो हुआ, 50 साल से ज़्यादा का ये जो असद सरकार का तख्ता पलट हुआ, आप सबने देखा, आपको डिटेल्स पता है, मैंने अपने शो में आपको बताई है। दूसरा देखिए कि जैसे ही सीरिया में हुआ तो तुर्की किंग मेकर बन गया। अब तो तुर्की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चालू करने वाला है तुर्की से लेकर सीरिया में। तो तुर्की का कहीं ना कहीं कंट्रोल आ गया, यानी वहाँ पे जो एर्दोगन है उनका कंट्रोल आ गया सीरिया के ऊपर, और उन्हीं का जो संगठन है HTS, उसने कमाल कर दिया सीरिया में, असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, ये एक और चीज़ हुई कि सीरिया में ईरान और रूस को पीछे हटना पड़ा। तुर्की इतना प्रभावशाली हो गया वहाँ पर, सीरिया के जितने भी विद्रोही ग्रुप थे उन सब ने मिलकर ऐसा किया कि ईरान और रूस को भी पीछे हटना पड़ा। अच्छा, अब इसमें भी देखिए हमास और हिजबुल्लाह ताकतवर हुए। ताकतवर इस सेंस में हुए, मैंने आपको बहुत बार अपने शो में बताया है कि कैसे ये बात हमास दावा कर चुका है कि इजराइल को लगता था, आज पता है 1 साल से भी ज़्यादा ये जंग चल गई है, यानी 2023 में शुरू हुई थी, 2024 निकल गया, 2025 में अभी हम हैं। तो हमास के साथ इतनी बड़ी जंग चली गई, यानी इजराइल को तो यही लग रहा था ना भाई, हमास तो इजराइल के आगे बहुत छोटा संगठन है ना, इजराइल तो पूरा देश, उनके पास मिलिट्री, उनके पास अमेरिका की इतनी ताकत, डिफेंस फंड, लेकिन हमास अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है। फिर आप लेबनान में हिजबुल्लाह पर आ जाइए कि हिजबुल्लाह की भी ताकत अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सीज़ फायर हो गई है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं कि तुम लोग उसका वायलेशन कर देते हो, तुम लोग उसका वायलेशन कर देते हो। और आपने भी देखा कि हिजबुल्लाह ने कैसे लगातार हमले करते रहे। आगे देखिए कि किस तरीके से अब यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल के ऊपर तो हमला कर ही रहे हैं, यूएस और यूके से भी पंगा ले रहे हैं। उनके भी जो रेड सी में, जो लाल सागर में उनके जो कंटेनर्स होते हैं, उनके जो शिप होते हैं, उनके जो ड्रोन्स होते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। यानी यमन में अंसरुल्लाह यानी जो हूती विद्रोही है बहुत छोटा गोटा, अमेरिका के सामने तो भाई सच में बहुत छोटा है ना, इजराइल के सामने, लेकिन उनकी जो वेपन्स हैं, उनके जो धमकियां हैं, उनके जितने भी हमले वो कमी नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से इतनी सॉलिड बैकिंग है इन सबको कि उनकी ताकत अभी तक खत्म नहीं हो रही। और बीच में तो मैंने ही आपको खबर बताई थी कि कैसे इन लोगों ने नए लड़ाके हायर करना शुरू कर दिए। तो देखिए इस तरीके से मध्य पूर्व की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है, और ट्रंप के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा और बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप की धमकी तो आपको पता है ना कि 20 जनवरी को मैं शपथ लूंगा, उससे पहले रशिया यूक्रेन की जंग खत्म हो जानी चाहिए और जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, वरना फिर जो मैं करूंगा वो हर कोई देखता रह जाएगा। अब पता नहीं ट्रंप आके ऐसा क्या करेंगे। अब और देख लीजिए कि जो आयरलैंड है, जो कि यूके का एक पूरा स्टेट है, उन्होंने साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाया था इजराइल पर कि भाई जीनोसाइड कर रहा है इजराइल, वॉर क्राइम कर रहा है, तो अब आयरलैंड भी उनके समर्थन में आ गया है और इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला है कि हाँ हम इजराइल के खिलाफ हैं, हाँ इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, हाँ इजराइल जीनोसाइड कर रहा है। और आयरलैंड साथ खड़ा है साउथ अफ्रीका के। और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने ICJ में अपने अपील लगा रखी है, जैसे कि कोलंबिया, मेक्सिको, लीबिया, बोलीविया, तुर्की, मालदीव्स, चाइल्ड, स्पेन, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, इन सब ने, इनका एक अलग केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आगे देखिए कि किस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि सीज फायर अग्रीमेंट, इजराइल ने कहा है, हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि अगर ये लोग, जो ये पूरा का पूरा हमारा सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ है कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो लितानी रिवर से पीछे हट जाएगा लेबनान में, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये सीज फायर तोड़ देंगे। आपको भी पता है ना 60 दिन का ये सीज फायर है। शुरू कब हुआ था? 27 नवंबर को शुरू हुआ था, खत्म कब होना था? 26 जनवरी को। लेकिन उससे पहले एक दूसरे को आरोप लगाते रहते इजराइल और हिजबुल्लाह कि भाई ये लोग तोड़ देते हैं, ये लोग हमले कर रहे हैं, वो लोग हमले कर रहे हैं। तो इस तरीके से मामला भी बिगड़ा हुआ है। फिर देखिए 3 सैनिकों की मौत हो जाती है नॉर्दर्न गाजा में, और आपको भी पता है कि इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन कर रखा है गाजा में, और गाजा में जो हमास है, जो इनकी अल कसम ब्रिगेड है, इन्होंने अब तक 398 इजरायली सोल्जर्स मार दिए हैं। 3 सोल्जर्स अभी हाल ही में मारे हैं। और देखिए इससे भी पता चलता है कि हमास कैसे लगातार पूरा का पूरा दे रहा है, टक्कर दे रहा है इजराइल को। आगे देखिए कि किस तरीके से इजराइल के अब नए खतरनाक प्लान की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इजराइल डिफेंस फोर्स की आप ये पोस्ट देखिए, इन्होंने बताया है कि कैसे एक टनल में जब ये लोग आगे जा रहे थे गाजा में, पूरा का पूरा अपना अंडरग्राउंड, तो जो गाजा में रफा एरिया है वहाँ पर जो अंडरग्राउंड टनल है
वहाँ पर उनको एक कैदी की एक, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से नाम इधर लिखा हुआ है, यूसुफ 53 ईयर्स ओल्ड, फादर ऑफ 19 चिल्ड्रन एंड लिव्ड इन राहत। और ये उसी वक्त बंदी बनाए गए थे जिस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तो उनकी लाश मिली है उस टनल में। इजराइल ने ये बताया है कि देखिए किस तरीके से ये जितने भी कैदी हैं वहाँ पर सेफ नहीं है। आपको पता है 200 से ज़्यादा तो कैदी थे, लेकिन कई लोगों की अभी मौत हो चुकी है, जो इजराइल जितने भी यहूदियों को कैद कर रखा है गाज़ा में हमास ने। तो अब उसमें से एक और की ये जो लाश मिल गई है, उसके बाद वहाँ पर सनसनी मच गई है। और अभी भी मैं आपको बता दूँ लगभग 100 कैदी, लगभग 100 हॉस्टेजेस हैं हमास के कंट्रोल में। आगे देखिए कि हमास ने प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दी, और जब एक ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा को क्रॉस कर रही थी तो उसी के ऊपर हमास ने प्रोजेक्टाइल गिरा दी। ये इजराइल का दावा है, और इजराइल इससे आपको ये बताना चाहता है कि देखिए कैसे हमास ही रोक रहा है गाज़ा में मदद पहुंचाने। हम तो भाई इजराइल तो पहुंचा रहा है मदद, लेकिन हमास ही रोक दे रहा है, वहीं पे स्ट्राइक कर देता है। इसी बीच में मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई हम गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना कम कर देंगे, और ट्रंप भी आ जाएंगे अगर 20 जनवरी के बाद तो भी हम कम कर देंगे, क्योंकि इजराइल को ये शक है और उनका ये दावा भी है कि हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं लेकिन हमास उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो जो जितनी भी दवाइयाँ हम बेचते हैं, जितना भी खाना हम बेचते हैं, तो हमास उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जो गाज़ा के जो फिलिस्तीनी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको देता ही नहीं है, और अगर देता भी तो उनसे बहुत भारी वसूली करता है। तो इस तरीके के आरोप लग रहे थे, और उसी के बीच में जो है इजराइल ने ये कहा है कि कैसे हमास ने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च की है। आगे देखिए, द IDF हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट रिक्रूटमेंट। और ऐसा नहीं है कि भाई हमास या हिजबुल्ला ही हायर कर रहे हैं लड़ाके, इधर IDF ने भी बताया है कि 50 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रिक्रूट्स हैव बीन इनलिस्टेड, यानी ये जितना भी इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ये होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अकीदत रखते हैं अपने, जो भी वो अपने सुपर पावर को मानते हैं। अगर मैं यहूदियों की बात करती हूँ तो वो बहुत ही रिलीजियस होते हैं। वो अगर वॉर में उतरते हैं तो बहुत ही रिलीजियस तौर पर, क्योंकि उनको गॉड का फियर होता है। तो इसलिए ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, और मैंने आपको पहले भी बहुत बार कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि देयर आर 2 थिंग्स, एक जायनिज्म और एक यहूदी जो लोग हैं, तो इन लोगों की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन आप देख लीजिए कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोगों को भी इजराइल हायर कर रहा है। आगे देखिए, अप्रॉक्स 40 हमास टेररिस्ट गैदरिंग पॉइंट्स एज वेल एज हमास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थ्रू आउट गाज़ा। यानी इजराइल लगातार हमास के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्वस्त कर रहा है और उनकी जानकारी ऑनलाइन देता रहता है। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए कि गाज़ा में अभी मरने वालों की संख्या 46,000 के पार चली गई है, और जो घायल हैं वो हैं 1,09,378, 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल, और 46,000 वहाँ पर मर चुके हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं और बच्चे हैं। आगे देखिए, पोप फ्रांसिस बहुत बार इजराइल के खिलाफ बोल चुके हैं और अभी वापस कह रहे हैं कि गाज़ा में जो सिचुएशन है वो बहुत ही सीरियस है और शर्मनाक है। तो पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया है, और आपको पता है पोप फ्रांसिस की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बेहद ज़्यादा है। तो इसलिए जब वो किसी चीज़ पर, किसी बात पे अपनी बात उठाते हैं तो उसका बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, US अरब मीडिएटर्स मेक सम प्रोग्रेस इन गाज़ा। ये बताया गया है कि अमेरिका और अरब के जितने भी मुल्क हैं वो जो गाज़ा और इजराइल के बीच में डील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी कोई डील हुई नहीं है। और देखिए, ये हम लोग बहुत वक्त से सुन रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक ऐसी कोई डील नहीं हुई है। लेकिन इजरायली मिलिट्री ने भी इसी बीच अपने मीडिया रूल्स को पूरा का पूरा सख्त कर दिया है कि भाई कोई भी सोल्जर अगर वो लड़ रहा है इजराइल के लिए तो उसको वो अलाउड नहीं है कि भाई अगर वो जंग के मैदान में है तो सोशल मीडिया पर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे या वहाँ पे जंग पे कोई वीडियो अपलोड कर दे। और इससे जो है उन लोगों के लिए खतरा है, इजरायली सोल्जर्स के लिए खतरा था, क्योंकि अभी एक हाल ही में केस आया था कि एक इजरायली सोल्जर ब्राज़ील गया था वेकेशन मनाने और उसने कोई वीडियो डाल रखी होगी अपनी सोशल मीडिया पर, तो ब्राज़ील गया तो वहीं पे ही जो फ़िलिस्तीन के समर्थक कुछ लोग थे उसके खिलाफ ब्राज़ील में केस कर दिया, याचिका डाल दी कि भाई इसने वॉर क्राइम किया है, इसको अरेस्ट करो। और उस इजरायली सोल्जर्स को फिर बहुत ही एब्रप्टली वो ब्राज़ील छोड़ के वापस आना पड़ा, जैसे तैसे बचे। तो इस तरीके से इजराइल ने भी अपने जितने भी रूल्स हैं, मीडिया रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा और सख्त कर दिया है। अगला देखिए,
हूती विद्रोहियों की कसम कितनी तबाही मचा सकती है, क्योंकि आपको भी पता है, अभी हाल ही में मैं आपको बता देती हूँ, हूतीज टारगेट यूएस फोर्सेज एंड अलाइज रेजिंग टेंशंस इन द रेड सी एंड बियॉन्ड। यानी अब तो ये जो हूती विद्रोही हैं, पहले तो उनके ज़्यादा इतने हमले नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन जब से एक तो हिजबुल्लाह की और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, अच्छा गाज़ा के लिए बहुत लंबे वक्त से हूती विद्रोहियों के बीच में यह है, यानी यमन की तरफ से है कि भाई हम गाज़ा के अपने बहन भाइयों के साथ खड़े, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हमले हो गए। हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले करते हैं और इजराइल भी बहुत बार बता चुका है कि इतने सारे हमले हो रहे हैं यमन की तरफ से कि हमारे इधर इतने सारे जो है सायरन्स बजते ही रहते हैं, यानी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यहूदी लोग हैं, वो तो बंकर्स में ही हैं, बाहर आ ही नहीं पा रहे क्योंकि यमन की तरफ से इतने हमले हो रहे हैं। और सिर्फ इजराइल पे नहीं, लाल सागर, अगर उसके बीच की मैं बात बताती हूँ तो वो एक बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, तो उसके बीच में यूएस शिप्स भी जाती हैं, यूके की शिप्स भी जाती है, तो उस पर भी यानी रेड सी में, लाल सागर में हूती विद्रोही जो है वो उन पे भी हमला कर दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं अमेरिका और यूके से। और देखिए अभी तक अमेरिका के भी न जाने कितने सारे प्रीडेटर ड्रोन्स जितने भी थे वो सब तहस नहस कर चुके हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, उनके नाम भी बताऊंगी। और देखिए यमन सजेस्ट अ ग्रोइंग एस्पिनाज, यानी अब वो क्या कर रहे हैं, यमन में जितने भी ब्रिटिश स्पाइज हैं, सऊदी अरेबिया के स्पाइज हैं, तो उनको भी ये जो अंसरुल्लाह है, हूती विद्रोहियों का एक पूरा जो संगठन है, वो लोग पकड़ ले रहा है, गिरफ्तार कर ले रहा है। यानी उन्होंने अपने ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अपने हमले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और देखिए बड़ा सवाल है कि ये जो यमन कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है, तो इससे अब कैसे अमेरिका, इजराइल और इनफैक्ट यूके कैसे निपटेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं इधर मिडिल ईस्ट में, मैंने आपको पहले भी बता दिया, रेड सी इज़ अ वाइटल शिपिंग रूट जो कि मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, और यमन की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये की प्लेयर है ग्लोबल ट्रेड में और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। और इसी बीच अगर ऐसे ही उस पर हमले होते रहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डरने की बात है। और देखिए अ वार्निंग टू इजराइल एंड द यूएस, यमन इज इन सीरिया, एक thecredit.com के बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है जो मैं आज पढ़ रही थी अपने रिसर्च के दौरान। और इन्होंने बताया कि भाई इजराइल को ये नहीं समझना चाहिए, यमन को सीरिया की तरह नहीं समझना चाहिए। भाई सीरिया में आपने देखा जो हुआ, उधर इजराइल भी अब अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंस है और उधर कब्जे करना शुरू कर रहा है, लेकिन यमन के साथ ऐसा नहीं चलेगा। इसमें साफ बताया गया है कि किस तरीके से हर रोज़ ड्रोन स्ट्राइक की है। अगर मैं आप बताती हूँ यूएस यूके की तरफ से बात करती हूँ तो अभी तक एक साल के अंदर बात करते हैं तो 700 एयर स्ट्राइक यमन पे हो चुकी है यूएस यूके की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी यमन पीछे नहीं हट रहा है, यानी हूती विद्रोही वहाँ पर पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार ना उनकी ताकत कम हो रही है, ना उनके हमले कम हो रहे हैं, ना उनके हथियार कम हो रहे हैं, ना उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देख लीजिए चाहे वो यूएस का हैरी एस ट्रूमन हो, चाहे यूएस का F-18 जेट हो, इन सबको तबाह कर चुके हैं यमन के हूती विद्रोही अभी तक। और देखिए अभी हाल ही में यूएस और यूके ने मिलकर बड़ी स्ट्राइक की है यमन के सोर्सेज पर। और इनफैक्ट बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था इजराइल ने भी सना एयरपोर्ट के भी मैंने आपको विजुअल दिखाए थे, यमन पे डायरेक्ट हमला किया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन हम शो करते हैं, बताते हैं कि कुछ ऐसी खबर मिलेगी जो थोड़ा कम करने वाली होगी, लेकिन नहीं, हमेशा कुछ ज़्यादा ही मिलता है। अब ट्रंप के आने के बाद ये रुकेगा या ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अभी भी कुछ दिन हैं ट्रंप की ताजपोशी में, और उससे पहले जो ये तैयारियां चल रही हैं वो टेंशन में डाल देती हैं। हमारी तो दुआ यही है कि ये सब कुछ जल्दी रुक जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।